हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत जेठवानी, यूर एनजे सर। तो स्टूडेंट्स, आज सुपर सेवर कोर्स क्लास 11th का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करने से पहले जो 9th और 10th के जो बेसिक थीम है जो आपको क्लियर होनी चाहिए और 11th क्लास के भी जो कॉन्सेप्ट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे और इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फाउंडेशन। और केमिस्ट्री की बात हो रही है और एटम की बात ना हो, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो एटम क्या होता है पहले तो ये डिस्कस करें। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ओके, विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो कम से कम वो सबसे छोटा पार्ट उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को तो रखता ही है। जब एलिमेंट के टुकड़े कर दें, सब छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा आता है वो एटम आता है। लेकिन अगर एटम के टुकड़े कर दें तो वो बना लेता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट की खत्म हो जाती है। तो ये सबसे छोटा पार्ट है किसी एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, तो एटम नोट करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of an element which has all properties of that element। लेकिन अगर इसके भी छोटे टुकड़े कर देंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर एलिमेंट वो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो एटम्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है पहले हम ये देखते हैं। यस, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो सेंटर होता है एटम का वो कहलाता है न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा डेंस पार्ट ये होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में होता है, और दूसरे होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सराउंडिंग में चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक होता है न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर शेल। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? काफी हेवी पार्टिकल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको रिवॉल्व करते रहते हैं और उनका मास बहुत ही कम होता है। थोड़ी सी एक समरी बना लेते हैं जो हमने पढ़ा है पहले कभी, ठीक है, उसका यूज किस तरीके से करना है उसकी थोड़ी सी समरी अपन बना लेते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको ऐसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे छोटे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज की तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है ये। और अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। अगर हम बात करें मास की तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻28 kg। और लगभग इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है, 67, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। यस, 27 kg। सो 27 kg
और इसका भी 27 kg। एक बात और है, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स, मतलब 2000, लगभग 2000 गुना। तो एक बॉल अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी 2000 बॉल प्रोटॉन की होंगी, तो एक प्रोटॉन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन बॉल हमने ली तो 1837 ऐसी बॉल्स लेके आए तो उसका मास मिला के एक प्रोटॉन का मास बनेगा। सोचो कितना भारी है प्रोटॉन। तो टोटल मास जो एटम का होता है बहुत कम स्पेस में रहता है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो सेंटर है वो न्यूक्लियस, और जो आउटर शेल है इनको क्या बोलते हैं बच्चों? शेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। तो इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? शेल। तो इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो एटम्स हैं उसमें जब बॉन्डिंग की बात आती है, ठीक है, तो क्या बना पाते हैं बताओ? दे कैन फॉर्म एलिमेंट्स। जानते हो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं बताओ? जो एक ही टाइप के एटम से बनते हैं। सो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय substances which are formed by क्या? same type of atoms। एक ही टाइप के एटम से बनने वाले क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नोबल गैसेस हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये सब क्या होते हैं? सिंगल एटॉमिक एग्जिस्ट करता है जनरली। वैसे जीनॉन बनाता है मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन जनरली ये क्या होते हैं? नोबल गैसेस सिंगल एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और भी होते हैं सिंगल एटॉमिक। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जानते हो? और कौन से होते हैं? बेरिलियम कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब क्या? सिंगल है। लेकिन अगर बच्चों यहां पर कभी आप देखते हो O के साथ यहां 2 लगा दिया, ठीक है, O के साथ कभी 3 लगा देते हैं, N के साथ कभी 2 लगा देते हैं, I के साथ कभी 2 लगा देते हैं, Br के साथ 2 लगा देते हैं, H के साथ 2 लगा देते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट है या नहीं है? ये सब एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। Although these are not atoms, they are what? Molecules। और यही हमें पढ़ना है कि ये एटम्स आखिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो हम पढ़ेंगे VBT से, हाइब्रिडाइजेशंस, ओके, उससे समझ में आएगा। ऑक्टेट रूल्स है। और ये सारे जो है एटम्स सिंगल एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब भी क्या है? एलिमेंट्स है। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने में आते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस देखने में आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स आर दोस पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने पढ़ा HCl, तो इसमें 2 हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, 2 टाइप के एटम है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा मीथेन, इसमें 2 टाइप के एटम है, जैसे यस, कार्बन एंड हाइड्रोजन। CH3Cl, इसमें बताओ 3 टाइप के एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सो दे आर दो substances which are formed by क्या? 2 or more different atoms। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल O3 के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओजोन तो है, क्या ख्याल है? ये एलिमेंट है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? C2H6 के बारे में, ये कंपाउंड है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों लाखों कंपाउंड्स बनते हैं, जो किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स हमें क्लियर करने हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑर्बिट की, ऑर्बिटल के शेप की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की,
हमें बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, बॉन्ड लेंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ओवरलैपिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए, हाइब्रिडेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, और उसको बेसिक्स को हम कवर करेंगे किसमें, फाउंडेशन। तो सबसे पहले आज बच्चों हम बात करते हैं डिटेल में, किसकी बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं। जो एटम्स होते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि उनमें न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल सेंटर पे रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन ये काम नहीं आते बॉन्डिंग करने में, ठीक है। दूसरा, जो आउटर शेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं वो काम आते हैं बॉन्डिंग करने में, और वो भी कौन से, जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले हमें एटम के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के सिंबल की। अब जैसे बच्चों हाइड्रोजन के लिए ऐसा कभी आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट है उसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं Z, यहां लिखते हैं A, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहां Z और यहां पर A, ठीक है। व्हाट इज Z? Z इज नॉन एज एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, बताओ? नहीं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons present in an atom। तो किसी एटम में कितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। इसकी यूनिट क्या होगी? नो यूनिट। वाई नो यूनिट? ये तो नंबर है, प्रोटॉन कितने नंबर में है इसलिए वो, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर हम, ये बात हमने डिस्कस करी थी कि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर वो आयन नहीं है तो, आयन जानते हो, इलेक्ट्रॉन के लॉस से कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन से एनायन बनता है। तो अगर वो न्यूट्रल है, कोई एटम न्यूट्रल कंडीशन में है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आया समझ में? तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, यही मैं बोल रहा था, प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं आ जा सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदले एटम ही बदल जाएगा, एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो बॉन्डिंग में कौन आ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो भी कहां से, आउटर शेल्स। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। अंडरस्टूड? देन व्हाट इज ए? व्हाट इज ए बताओ? ए इज नॉन एज मास नंबर। ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? पहले अपन डेफिनेशन की बात करें, सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक्चुअली यही तो, इन दोनों का ही तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या कहलाता है, मास नंबर। क्या उसकी कोई यूनिट होगी? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। तो हम जब सिंबल लिखते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये तो x जो है उसका सिंबल है एटम का, ये लेफ्ट में जो लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये a जो लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें यहां पर हाइड्रोजन की, जब हमने ऐसे लिखा बच्चों H11, कभी कभी आप ऐसे भी देखते हो H12, कभी कभी आप ऐसे भी देखते हो H13। इसका मतलब इसमें देखो क्या क्या सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में एक ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में एक ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है?
इसमें एक भी नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 1, समझ गए, और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे पार्टिकल बच्चों क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आइडेंटिकल, क्या आइडेंटिकल? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बट डिफरेंट मास या डिफरेंट मास नंबर, ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंट मास नंबर। मतलब डिफरेंट क्या होंगे इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, ये अंतर होगा। तो इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स यहां से याद रखना, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, आइसोटोप्स मतलब सेम प्रोटॉन्स, समझ गए? आइसोटोप्स मतलब सेम प्रोटॉन्स। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी आइसोटोप्स की, जब मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूंगा, CH की, CD की, CT की। इसको अपन H12 को ऐसे भी लिखते हैं, D12। इसको ट्रीशियम को मतलब H13 को हम ऐसे भी लिखते हैं, T13, ठीक है। तो H को क्या कहा जाता है? H11 को प्रोटियम, और D12 को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम, और T13 को क्या कहा जाता है? ट्रीशियम। क्या कहा जाता है? ट्रीशियम, ठीक है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कम से कम 30 तक तो हमें आने ही चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, देन लिथियम कितना आएगा? 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, फिर कार्बन 6, ये हमारा फेवरेट जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन क्या होगा? 7, फिर ऑक्सीजन 8, फिर फ्लोरीन 9, फिर नियॉन 10, फिर सोडियम 11, फिर मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम क्या? 13, फिर सिलिकॉन कितना? 14, फिर फॉस्फोरस क्या? 15, फिर सल्फर क्या? 16, फिर क्लोरीन, फिर क्या होगा? 17, फिर बताओ, आर्गन 18, देन पोटेशियम क्या आएगा? 19, देन कैल्शियम क्या आएगा? 20, फिर स्कैंडियम क्या आएगा? 21, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, फिर Fe आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, जिंक 29, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है ना, रुको। सो Fe 26, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो मैंने इन सब में लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये सब मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? इनके एटॉमिक नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट किए हैं? एटॉमिक नंबर। तो बच्चों एटॉमिक नंबर्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रल में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही शेल में रिवॉल्व करता रहता है? नहीं करता है। और उसके रिप्रेजेंटेशन को कि वो कहां पर है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसके लिए क्या दिए जाते हैं? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो जैसे जो भी सेंटर है वो है न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है ऐसे।
लेकिन वो फर्स्ट शेल में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में, फर्स्ट शेल में या सेकंड में, तो वो किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसकी स्पिन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स। आगे क्या, विच represents क्या, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, क्वांटम नंबर से। कितने होते हैं ये, चार। क्या किसी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन की सेम क्वांटम नंबर चारों आ सकती है? एक बार पहले अपन बात करते हैं कि कितने होते हैं ये। ठीक है, लिखना है क्या आपको, इसको देख लो। तो चलो सबसे पहले हम बात करें कि क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिए जाते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर की, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं इसको, n। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं इसको, L। ठीक है, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं, इसको या तो m लिख देते हैं या कभी कभी ml लिख देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये अकेला ऐसा क्वांटम नंबर है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये तीनों जो है ऊपर वाले वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी क्या वैल्यू होती है बताओ, या इसको अपन ऐसे भी लिखेंगे ms या s सेम ही है। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जो मैंने अभी गोले गोले बनाए थे इनको कहा जाता है, जैसे अब हमने लिया न्यूक्लियस सराउंडिंग में एक कैसे गोला बना दिया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये सब क्या है, ये एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, या ये कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है, वो लोग ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये माना गया कि भाई इनिशियली जब इसकी रिसर्च हुई तो ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो कि बोर मॉडल था। या इनको क्या कहा जाता है बताओ, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब अगर ये हम बात करें तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाता है, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड कहलाता है। ऐसे 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। हर एटम में कितने एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कितने एनर्जी लेवल हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है बताओ, इनको शेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेल्स भी कहा जाता है। क्या क्या वैल्यूज इसकी हो सकती है, पहली बात इसको बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से।
तो ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है? इनफाइनाइट तक हो सकती है। मतलब किसी भी एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकती है, इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं? शेल्स हो सकते हैं। और इनको जैसे अपन बोलते हैं ये 1 2 3 4 5, तो इसको के शेल कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल शेल, इसको एम, इसको एन, और फिर और आगे आते हैं तो ओ पी वगैरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कितनी है। जितना n की वैल्यू कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस से, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो n represents क्या? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। आ रहा है समझ में? एज डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, जानते हो ना आप? ऑपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस में ही तो सारा पॉजिटिव पटक दिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर दूर चला जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, तो दूरी बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो एज एन इंक्रीजेस क्या होगा बच्चों बताओ? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा बताओ? इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन अगर 1 में होगा तो लो एनर्जी में होगा, 2 में होगा तो हाई में होगा, 3 में होगा तो और हाई में, इंफिनिटी में होगा तो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इंफिनिटी में होगा तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं, तो जब वो क्लोज आता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जाती है। तो सबसे कम एनर्जी कहां रहती है? जब वो 1 में रहेगा, फिर 2 में, 3 में, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिट की जो एनर्जी है, शेल की जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा और एनर्जी बढ़ेगी, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जो n की वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि उस शेल में, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल in a shell or an orbit will be 2n square, 2 into n square। अब जैसे मतलब 1 रहेगा, ठीक है, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n की वैल्यू बेटा 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू 2 है तो कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 into 2 8। जब n की वैल्यू 3 है तो कितने आ सकते हैं? 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 into 2 18 आ सकते हैं। फिर आगे चलें तो 4 स्क्वायर 16 into 2 32 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं 2, इसमें आ सकते हैं 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें आगे 50। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे एलिमेंट ही खत्म हो जाते हैं तब तक आते आते हैं, क्योंकि उसमें, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो आ ही रहा है। और वैसे भी अगर एक्चुअल में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या आगे मिलेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, इसका सम निकालो ना, कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन 1 में आ गए 10, फिर कितने हो गए 28, फिर कितने हो गए बताओ 60, फिर 50। अब कहां तक है? कितने यहां तक पहुंचेंगे, समझ गए? तो इसमें देखो फर्स्ट में कितने आ सकते हैं? 2, सेकंड में कितने आ सकते हैं? 8, 9 into 2 18, 16 into 2 32, 25 into 2 50, इस तरह से। समझ गए? तो ये तो बात हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। एक पॉइंट मेरे मुंह से निकला, वो था ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है बताओ? ऑर्बिट से ऑर्बिटल बना? नहीं, ऑर्बिट से ऑर्बिटल नहीं बना। देखो बच्चों,
जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं और वेव की तरह भी किए जाते हैं। तो जब हम किसी चीज को वेव बोल रहे हैं तो वो एक पार्टिकल नहीं, इट्स एन एनर्जी। तो हम ये बोलते हैं कि वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो व्हाट इज एन ऑर्बिटल? इट इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। अब इसके क्या शेप्स होते हैं, क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज होती है बेटा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? KLM, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। ठीक है, इनको एनर्जी लेवल्स, इनको ऑर्बिट्स, इनको शेल्स भी हम बोलते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहां पर? ऑर्बिट में, या कहां आ गया बोलो? शेल में आ गया। तो उसी शेल के सब शेल में जा सकता है। जैसे हमारा ये जो एड्रेस है वो इलेक्ट्रॉन का है, जैसे आपका भी तो कुछ एड्रेस है, इंडिया। अब जब इंडिया में आ गए तो टोक्यो नहीं जा सकते। अगर आप इंडिया में आ गए तो आप जिम्बाब्वे नहीं जा सकते, ठीक है, लाहौर नहीं जा सकते, तो इंडिया के ही किसी स्टेट में जाना पड़ेगा। अब आप आ गए राजस्थान में, राजस्थान में आ गए साहब, गोवा नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो राजस्थान के किसी शहर में रहना पड़ेगा। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में आ गया तो वो उसी शेल के किस में जाता है? सब शेल में जाता है। ठीक है, एक बार आप कोटा में आ गए, जयपुर नहीं जा सकते, कोटा में ही कहीं विज्ञान नगर, ठीक है, राजीव गांधी नगर, तलवंडी, दादावाड़ी, यही रहना पड़ेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में आ गया तो वो उसी सबशेल के किसी ऑर्बिटल में जा सकता है, और एक बार वो ऑर्बिटल में आ गया तो फिर उसमें क्या होगा? उसका स्पिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी सीक्वेंस में हमारे क्या है? क्वांटम नंबर भी बने हुए हैं। जो उसकी पहली चीज है कि कौन सी कंट्री में है, वो शेल में, या तो वो 1 में होगा, या 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, किसी में भी होगा, लेकिन वो किसी एक शेल में होगा। कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में होगा। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बोलो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम क्या लिखते हैं? n। ये इसकी एड्रेस में उसका सबसे पहली पोजीशन होती है। एड्रेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही होती है, n। ठीक है, दूसरी चीज होती है सबशेल का नंबर, और सबशेल का नंबर हम किससे लिखते हैं? अजीमुथल क्वांटम नंबर। यस, सो सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको क्या लिखते हैं बच्चों? L। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो फर्स्ट शेल है वो है 1, तो ये मानते हैं कि उसमें केवल एक ही सब शेल है। ठीक है, मतलब अगर हमारा जो शेल है वो K है तो उसमें एक ही सब शेल माना जाता है। लेकिन जब 2 पे चले जाते हैं तो उसमें 2 सब शेल माने जाते हैं। वो मैं बताता हूं, फॉर्मूला नहीं, पहले आप समझो। एक बार आप ही समझ गए तो खुद ही समझने लग जाओगे क्या है। अगर मान लो 3rd में जाते हैं तो उसमें 3 सबशेल माने जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे गोला गोला हमने जो बनाया है ये क्या है? ये सबशेल है। तो पहले शेल में गया, पहले शेल में एक ही सबशेल था, दूसरे में गए 2 सबशेल, तीसरे में गए 3 सबशेल, चौथे में गए 4 सबशेल आ जाएंगे। समझ में आया? अब इनको नंबर क्या दे भाई? इनको नंबर दिया जाता है अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इसको बोला जाता है L। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को 0 से L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनको क्या बोला जाता है भाई? क्या वैल्यूज दी जाती हैं? 0 to n-1, ये वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? सब शेल।
represents subshell. ठीक है। सेकेंड, जो इसमें सबशेल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? एस सबशेल, जिसको बच्चों कहा जाता है शार्प, पी, डी और एफ। पी को कहा जाता है प्रिंसिपल, डी को कहा जाता है डिफ्यूज्ड और एफ को कहा जाता है, बताओ शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, सोच के बताओ। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड आपके फंडामेंटल्स वीक हैं, फंडामेंटल। ठीक है, तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आती है, वो आती है 0 से कहां तक? n-l तक, n-1 तक। जैसे बच्चों अगर फर्स्ट सबशेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, जिसको हम k बोलते हैं, उसके लिए l की वैल्यू क्या रहेगी? ओनली 0, एक ही रहेगा। जैसे बच्चों n की वैल्यू अगर 2 आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 और क्या आ सकती है? 1। अगर n की वैल्यू बच्चों क्या है? 3 है, तो m, तो l की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 1 और 2, 3 आ सकती है। और n की वैल्यू अगर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या आ सकती है? 0, 1, 2 और 3। रुक जाओ, पहले सुन लो। तो बच्चों जो l इक्वल टू 0 है वो है शार्प, या s बोला जाता है इसको। जो l इक्वल टू 1 है वो प्रिंसिपल है, p बोला जाता है। जो l इक्वल टू 2 है वो क्या है? d। और जो l इक्वल टू 3 है वो बोला जाता है f। फिर उसके बाद g वगैरह भी आते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो लेकिन उसकी जरूरत नहीं, ये समझ में आ गया। अब देखो एक चीज देखो, फर्स्ट में कितने? एक सबशेल है, सेकंड में कितने? 2 है, थर्ड में कितने? 3 है, फोर्थ में कितने? 4 है। यही तो मैं बोल रहा था आपसे कि फर्स्ट वाले में एक सबशेल है, दूसरे वाले में 2 सबशेल है, तीसरे वाले में 3 सबशेल है, चौथे वाले में 4 रहेंगे। और बहुत इंटेलिजेंटली इनकी वैल्यू को रख दिया है, 0 रख दिया है इसकी वैल्यू को, s को। इसमें s और p दोनों होंगे, इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। आया समझ में? तो जैसे अगर मान लो कोई शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 4 है, तो उसमें कितने सब शेल होंगे? 4 होंगे। क्या क्या वैल्यू होगी? 0, 1, 2, 3। s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। किसी में अगर 10 वैल्यू है तो 10 होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आया समझ में? तो ये कहलाते हैं सबशेल। क्या कहलाते हैं? सबशेल, जो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखना, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स की क्या खास बात है। अजीमुथल क्वांटम नंबर, मान लो हमारे पास l है 0, l है 1, l है 2 और l है 3। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले मैं ये बोल रहा हूं, मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन पॉसिबल कितने हो सकते हैं? इसमें 2 हो सकते हैं। ये वैल्यू कैसे आई बताओ? 2 इंटू 12 प्लस 1। किससे आई? 2 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है, इसमें कितने हो सकते हैं? 6। ये कौन सा सबशेल है? S। ये कौन सा सबशेल है? P। ये कौन सा सबशेल है? D। 10। ये कौन सा सबशेल है? F। तो इसमें कितनी आ जाएगी? 14। देख रहे हो? क्लियर है? अब देखो, बहुत इंटेलिजेंटली इन नंबर्स को प्लेस किया। पहले मेरी बात को पूरी सुन लेना आप लोग। कैसे प्लेस किया? इन नंबर्स से हम इनमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। जैसे ये था सबशेल, इस सबशेल को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये एक सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है। जब इसकी वैल्यू s है या 0 है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है।
लेकिन जब ये पहुंचा p तो इसमें 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं। जब ये बनता है d तो इसमें 5 ऑर्बिटल आ जाते हैं। जब ये बनता है f तो इसमें 7 ऑर्बिटल आ जाते हैं। अब देखो कितनी इंटेलिजेंटली इस वैल्यू को रखा। अगर ये s की वैल्यू 0 है तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? ओनली 1, एक ही ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन जब ये 1 है, p ऑर्बिटल है, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बोलो? 3। जब ये d है तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बोलो? 5। जब ये f है तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बोलो? 7। सुन लो मेरी बात। तो इसको अब आपने को बताना, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो क्या किया? इंटेलिजेंटली एक -1 ले लिया, एक +1 ले लिया, एक 0 ले, बन गए ना 3। और ये 3 वैल्यूज क्या है? ये इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जैसे 2 थे तो 2 के लिए कितने बने? एक -2, एक +2, एक -1, एक +1 और 0, सब मिला के बन गए 5। इसलिए इन वैल्यूज को 0, 1, 2, 3 लिया जाता है, ताकि यह बताने के लिए कि इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स। जैसे s ऑर्बिटल है, आपका रटा हुआ है कि s ऑर्बिटल, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसकी वैल्यू को 0 लिया, तो उसका कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, अकेला वो है, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल रहेगा। जैसे p ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू को क्या लिया? l की वैल्यू को 1 लिया, तो इस सबशेल में, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 3, एक -1, एक +1, एक 0। नहीं आया समझ? तो 2 लिया, d ऑर्बिटल, तो 5 हो जाएंगे, -2, -1, -1 +1 और 0। और 3 लिया तो -3 +3, -2 +2, -1 +1 और 0। समझ में आया? तो यह बात है कि इसके अंदर इस तरीके से वैल्यूज को लिया गया है क्वांटम नंबर्स की, कि वो अपने आप अकाउंटिंग करता जाए। किस चीज की? ऑर्बिटल्स की। आया समझ में? क्लियर है? जैसे मैं ये बोल रहा था आपसे कि पहले वाले में केवल एक सब शेल है s, दूसरे वाले में s b है, p b है, तीसरे वाले में s p d तीनों है, चौथे वाले में s p d f है। ध्यान से सुनना बात को। तो पहले वाले में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिट। दूसरे वाले में 2 सब शेल है, एक s में ऑर्बिटल है और p में 3 हो गए। तीसरे वाले में देखो एक s, 3 p और 5 d हो गए। चौथे वाले में देखो एक s, 3 p, 5 d और 7 ही हो गए। अब ध्यान से सुनना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें कितने आ सकते हैं? 4। या ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। इसमें 1, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16, तो हो गया ना 1 स्क्वायर। दूसरे वाले में 2 स्क्वायर, तीसरे वाले में 3 स्क्वायर, चौथे वाले में 4 स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 × 1 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर। आगे समझ में? तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि कौन से शेल में, दूसरा पॉइंट था कौन से सब शेल में, और तीसरा पॉइंट बच्चों क्या आने वाला है कि अब p है 3 ऑर्बिटल, तो उनको भी तो नंबर देना पड़ेगा, और वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। माथा का ऊपर से गया? ठीक है, देख लो इसको। ओके, तो ये बात हुई सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। इट रिप्रेजेंट्स सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब शेल क्या हो सकते हैं? SPDF शार्प, ठीक है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। वैल्यूज ऑफ L, इसके लिए 0 होगा तो S, फिर P होगा तो 1, D होगा तो 2, F फंडामेंटल, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सा पॉइंट है ये? नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट। सो L रिप्रेजेंट्स, L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन ए क्या? सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? जैसे अगर अपन ने लिया L = 0, तो ये कौन सा सबशेल हुआ? S। तो जो वैल्यू आती है वो आती है 2 × L + 1। दिस विल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ क्या? ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। जैसे इसमें कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1।
ठीक है, सो 2 इंटू 0 प्लस 1। अगर L क्या है 1 है तो ये P है, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 3। ठीक है, L की वैल्यू अगर 2 है, D सब शेल है तो क्या हो जाएगी 5। L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या हो जाएगा F, तो 7 हो जाएगा। और फिर G आ जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो L की जो वैल्यूज हैं किसी एक सब शेल के लिए L की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स, पहला है शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल्स। समझ गए? अच्छा एक बार बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए n इज सेम, n क्या है बच्चों, सेम है, मतलब क्या सेम है, शेल सेम, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्बिट सेम, ऑर्बिट सेम है, तो उसके अंदर क्या क्या सब शेल हो सकते हैं, S, P, D, F हो सकते हैं। तो क्या हम इनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं? कैसे? अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि n की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हमने अब n की वैल्यू को क्या कर दिया, सेम कर दिया। लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तो यहां पे क्या क्या होंगे, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल। तो क्या इनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, F की, फिर D की, फिर आया समझ में? तो हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ L। इसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी, 0, इसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी 1, इसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी 2, इसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी 3। तो L अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फॉर फिक्स क्या L, एक अगर वैल्यू है n की, मतलब फोर्थ के लिए या फिफ्थ के किसी के लिए भी बात कर रहे हो, तो L की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ेगी। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कौन, अजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे समझ में? सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर। और क्या रिप्रेजेंट करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, बताओ? इट represents maximum number of electrons in a subshell। जैसे शेल में कितने हो सकते हैं, 2n², where n is the principal quantum number। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1, इतने हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है, S है, L की वैल्यू 1 है, P है, L की वैल्यू 2 है, D है, L की वैल्यू 3 है, F है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। समझ गए? P के लिए कितने हो सकते हैं, 6, D के लिए कितने हो सकते हैं, 10, F के लिए कितने हो सकते हैं, 14, इस तरीके से। आगे समझ में? आगे बढ़े। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, मतलब L क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बताओ L ने ये तो रिप्रेजेंट कर लिया कि वो S सब शेल है, कि P है, कि D है, कि F है, लेकिन वो एक सब शेल, ठीक है, उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा m और ml भी लिखते हैं, क्योंकि ये L की वैल्यू पे ही तो डिपेंड करता है। m की क्या क्या वैल्यू आ सकती है बताओ? पहली चीज क्या ये रिप्रेजेंट करता है, इट represents ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, सो इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ L, और इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है, -L से 0 से +L तक। सो -L से 0 से +L तक। जैसे फॉर एग्जांपल L की वैल्यू अगर 0 है, S सब शेल है, तो M की वैल्यू भी क्या आएगी, ओनली 0। समझ में आया? जैसे L की वैल्यू क्या है, 1 है, P, तो M की वैल्यू क्या आ सकती है, -1,
0 और +1। तो ये सारे ऑर्बिटल्स p सबशेल के हैं और इन p सबशेल के ऑर्बिटल्स को लिखा जाता है px, py और pz। px, py, pz इनको क्या कहा जाता है? डीजेनरेट। क्या कहा जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब सेम एनर्जी वाले हैं ये। तो p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक px, एक py, एक pz। और px, py, pz तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा और एक z डायरेक्शन में होगा। है समझ में? जैसे बच्चों अब वापस हमारे उसी डायग्राम पे चलते हैं। पहले वाले में केवल s था, दूसरे में s भी था, p भी था। तो जो s था वो तो सिंगल था, सिंगल ऑर्बिटल था। लेकिन p थे 3, एक px था, एक py था, एक pz था। दिखाई भी दे रहा है? समझ गए? अब जैसे अगर मान लीजिए कि L की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? D। तो M की वैल्यू क्या आ सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है वैल्यू? dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। ठीक है, dz2 कितने हो गए? ये 5 हो गए। और अगर मान लो L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या आ सकती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। लेकिन जैसे px, py, pz है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं? डंबल शेप के होते हैं ऐसे। ठीक है, जो d ऑर्बिटल होते हैं ये डबल डंबल शेप के होते हैं ऐसे, और इनमें इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं। जैसे कि इसमें 5 आ गए। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमारे फर्स्ट में कितना था? एक s था, एक ही ऑर्बिटल था। सेकंड में एक सबशेल था s, एक p था। p में 3 हो गए, px, py, pz। फिर देखो s अकेला, px, py, pz। फिर dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2। वैसे इसमें एक s, फिर 3p, फिर 5d और ये ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? अब जैसे बच्चों कोई मैंने ऐसे लिखा 4px, इसका मतलब 4 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि वो 4 शेल में है। p मतलब ये इसका सब शेल है, और x मतलब वो x ऑर्बिटल में, px में, py, pz में से px में है। नहीं चमका? आ गया? इजी है ना ये? तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नेक्स्ट इज द ऑर्बिटल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम सब शेल, और ये ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और कैसे लिखते हैं इसको? ml या m। ठीक है, ओके। तो इसके बाद होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी लोकेशन को नहीं दिखाता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, यस, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या स्पिन, दोनों बोल सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स स्पिन, स्पिन डायरेक्शन ऐसे लिख लेते हैं, स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में आ गया, अब वो p में आ गया, px में आ गया, तो उसका ओरिएंटेशन x डायरेक्शन में चला गया। अब उस ऑर्बिटल में जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे अपन ने यहां पे लिखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां मैं ये भी बोल सकता हूं, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल है p, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो p सबशेल है, तो वो ऑर्बिटल कौन सा है? px है कि py है कि pz है?
समझ में आया? तो एक बार वो आ गया तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन। जैसे अपन ने लिखा px तो अलग है ओरिएंटेशन, py तो अलग ओरिएंटेशन है, pz तो अलग ओरिएंटेशन। आया समझ में? जैसे बच्चों इसका मतलब क्या है 5s का, बताओ n की वैल्यू कितनी होगी 5 और l की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ गए? जैसे मान लो आपको ये दिया जाए 6d तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 6 और l की वैल्यू कितनी होगी 2। और अब मैंने यहां लिख दिया बच्चों x y, तो मतलब दूसरा तो m की वैल्यू क्या आ सकती है -2 -1 0 +1 +2, इनमें से कुछ भी आ सकती है। जनरली z² जो होता है उसको 0 लेते हैं जनरली, बट ऐसा कुछ रूल ऐसा नहीं है। बट ये समझ में आ गया? जैसे मान लो कि क्वेश्चन में दिया जाए 7f तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 7, l की वैल्यू 3 हो जाएगी। सुपर। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये हो गया इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर। आ गया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट है फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को लिखते हैं s या ms भी लिखते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिन रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों मेरी थोड़ी सी बात को सुनो, अपन ने क्या करा सर्कल करके बनाए थे, इस तरीके से सर्कल करके बनाए थे। तो पहले वाले में एक s, दूसरे वाले में sp दोनों, तीसरे वाले में spd। अब इनको हम डब्बा करके बनाते हैं। क्या बोलते हैं? डब्बा। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है लिखने का। तो पहले वाले में कितने थे? एक सब शेल था और उसको हमने क्या लिखा था 1, क्या लिखा था s। 1 मतलब फर्स्ट शेल, s मतलब सब शेल। दूसरे में कितना था? 2 थे सब शेल। कितने थे? 2 थे। एक तो था 2s, 2 मतलब सेकेंड शेल, और दूसरा क्या था 2p। अब p में कितने ऑर्बिटल थे? 3 थे, px py pz। कैसे लिखा था हमने इसको? p को -1 0 +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। कितने? 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे उसमें। नहीं आया समझ? फिर थर्ड वाले में क्या था बच्चों बताओ? 3s, एक सब शेल था p जिसमें एक ही ऑर्बिटल था। फिर था p जिसमें 3 थे, px py pz 3 ऑर्बिटल्स थे। और क्या होगा? d, और d में कितने डी जनरेट हैं? 5 हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 3d। तो ये होता है इसका क्या? ऑर्बिटल डायग्राम। मतलब इसमें आप सारी चीजें मिल रही हैं। ये फर्स्ट नंबर जो लिखे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस जो लिखे हैं वो क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, और थोड़ा इसको अगर ढंग से लिखें px py pz मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब कोई इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, स्पिन करेगा। तो इसके लिए एक नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं s से। इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक +12 और एक -12। +12 का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, या ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। है समझे? जैसे अगर इसको मैंने +12 दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जो आएगा उसको -12 देना पड़ेगा, या पहले वाले को अगर -12 दिया तो दूसरे वाले को +12 देना पड़ेगा। तो ये घर बन गया है इलेक्ट्रॉन्स का। क्या बन गया है? घर बन गया है। और इस घर में हमें क्या करना है? एक एक करके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो फर्स्ट में 1, दूसरे में 2 सब शेल, तीसरे में 3 सब शेल। इस सब शेल में 3 ऑर्बिटल, इसमें 5। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि ये 0 है तो इसमें एक ही रहेगा। ये 0 है, इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो एक ही रहेगा। इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो -1 +1 0 3 हो जाएंगे। इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 2 है डी का, तो -2 -1 सॉरी -2 + 2 -1 +1 0 बीच में आ जाए। आ गया समझ में? क्लियर है? तो स्पिन क्वांटम नंबर पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन को, रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको। मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे ये भाई, तो अगर ये +12 है
तो दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ है तो दूसरा प्लस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं है। अगर इसको क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? देख लो आप इसको। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो भी ऑर्बिटल्स हैं, पहले ऑर्बिट्स, फिर सबशेल्स, फिर ऑर्बिटल्स और फिर क्वांटम नंबर की बात करिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग, या इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जैसे मान लो किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 11 है, किसी के पास 20 है, तो वो क्या होंगे, इन डब्बों में भरे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो रूल्स टू फिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें सबसे पहला जो रूल है दैट इज व्हाट, बताओ? सबसे पहले भरे जाएंगे जो लोअर एनर्जी के होंगे। और कुछ? सबसे पहला बच्चों जो रूल है वो क्या है, पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। क्या है पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल? पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसका मतलब यह है, नहीं, इसका मतलब यह है कि एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर बराबर होना इम्पॉसिबल। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर आना इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता। एक बार चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां इलेक्ट्रॉन भरा 3 में, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गया, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 रहेगा, तो 3 तो सेम हो गए, चौथा क्या आएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। समझ में आया? तो अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो फिर स्पिन तो सेम नहीं आएगा। इसका एक मतलब और होता है बच्चों कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि तीसरा अगर आ जाता तो सेम हो जाता ना क्लॉकवाइज। तो इसके 2 मतलब हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कंफ्यूज करने के लिए, क्या बताया कि किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और उसका दूसरा मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक प्लस हाफ होगा, दूसरा माइनस हाफ, क्योंकि बाकी सब तो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर एक ही ऑर्बिटल में आ गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब सेम हो गए, तो उसका क्या डिफरेंट हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलिस exclusion principle, according to Pauli's exclusion principle, no 2 electrons in an atom have same value of all 4 quantum numbers, all 4 quantum numbers। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और इसका निचोड़ क्या निकला, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, खाली रह सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में? तो मतलब इन डब्बों में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, उससे ज्यादा नहीं भरने। दिस इज व्हाट पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। और 2 भरते भी हो तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसे लिखते हो तो मुझे प्रॉब्लम है। किसको? पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों की स्पिन क्या हो गई, सेम हो गई। आ रहा है समझ में? दूसरा रूल है बच्चों ऑफबाउ प्रिंसिपल।
ये जर्मन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बिल्डिंग। ये कहता है कि जो सबसे स्टेबल है वो सबसे पहले भरा जाएगा। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बुजुर्गों के लिए, तो सबसे पहले कौन से भरेंगे? जो ग्राउंड फ्लोर वाले होंगे, वो सबसे लो एनर्जी पर है, फिर एक एक करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है बच्चों N+L रूल से। किससे? N+L रूल से। जिसके लिए N+L की वैल्यू लो वैल्यू होगी उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले भरा जाएगा। आप नोट करो, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the orbitals in increasing order of energies। मतलब लो एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा और हाई एनर्जी वाला बाद में भरा जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों क्या कहा जाता है? N+L रूल। क्या कहा जाता है? N+L रूल। ठीक है, तो जो लोअर N+L होगा, ठीक है, वो क्या होगा? विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिसका लोअर N+ वैल्यू होगा वो पहले भरा जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है। ठीक है, इसके लिए N+L की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बताओ। 1। इसके लिए तो 0 हो जाता है L की वैल्यू। इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसके लिए N+L की वैल्यू 3। 2 + 1 इसके लिए कितनी हो जाएगी? 3। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 5। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 4। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 5। समझ गया ना? 3 + 2। ठीक है, अब ऐसी दिक्कत आती है कि जब n बराबर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? n बराबर हो जाए। सॉरी, n तो अलग अलग है, ये N+L। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना, n लिख दिया मैंने। ये सो वैल्यूज जो मैंने निकाली वो क्या है? N+L। कितनी हो जाएंगी? 1। इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 4। सही तो है? इसके लिए 5। सही है? कोई डाउट? तो हमने इसके लिए निकाली 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, फिर 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5, ऐसे आगे चलेंगे। तो जहां पर N+L की वैल्यू बराबर आ जाती है, जैसे इन दोनों के लिए बराबर आ गई, तो फिर लोअर N वैल्यू देखेंगे। जैसे इसको मैंने पीछे रखा क्योंकि इसकी N की वैल्यू 2 है, इसकी 3 है। तो इफ N+L इज सेम, if N+L is equal, lower N has lower energy। आगे समझ में? तो जो एनर्जी का ऑर्डर है कुछ ऐसा है। ठीक है, सबसे कम 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये इंटरेस्टिंग बात है कि 3d से पहले 4s भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एनर्जी कम है। फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? 4p। कितना आ जाएगा ये? 5। फिर बताओ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5 आ रहा है और इसके लिए कितना आ रहा है? 4। इसमें d भी तो है, 4f। सो s 0, p 1, d 2, 3, 3 + 7 आ गया। तो ये हम फिर चेक करते चलेंगे। क्या वैल्यू चेक करते चलेंगे? N+L की। अब आप बोलोगे सर कहां तक हम चेक करेंगे? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मेहनत करते हैं और इसको बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। 1s, सेकंड में होगा 2s 2p 2 सब शेल, 3 में होगा s p d 3 हो गए, फोर्थ में होगा 4s 4p 4d 4f भी होगा, फिर क्या होगा? 5s 5p 5d 5f होगा,
समझ गए? कोई डाउट? इसको ऐसे बना लो आप, ठीक है? तो फर्स्ट वाले में एक सब शेल, दूसरे वाले में 2 सब शेल, तीसरे वाले में 3 सब शेल, चौथे वाले में 4, फिर 5 होते जाएंगे, ठीक है? अब आपको देखना है भाई एनर्जी हम रूल से भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे चलेंगे 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर डायगोनल 3p 4s, समझ गए? फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, इस तरह से। आगे समझ में? तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, इस तरह से। फिर आएगा 4f, 4f बाद में आएगा, इसलिए मैंने वो मिटा दिया था। आगे समझ में? ओके, तो ये हुआ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या हुआ बच्चों? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है? थर्ड रूल है इसका, थर्ड रूल को हम बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, 2p है कि 3p है कि 4p, हमें नहीं पता, 3 डिजेनरेट है इसमें। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां अगर भरा जाएगा तो दूसरा यहां भरा जाएगा, तीसरा यहां भरा। जितने ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे, उतना सही है। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रहे, इनकी जो स्पिन आनी चाहिए, जैसे एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। ये नहीं होना चाहिए, सबकी स्पिन सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है और आपने ऐसे भरा तो चलेगा, ये चलेगा, सबकी स्पिन सेम तो है। आया समझ में? तो आप ये देखो, व्हाट इज हुंड्स रूल? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, electrons are filled in same energy orbitals to maximize spin multiplicity. या अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट अनपेयर्ड होने चाहिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड। फर्स्ट यू फील कि सारे क्या हो? अनपेयर्ड हो। और इस तरह से अनपेयर्ड होने चाहिए कि उनकी स्पिन क्या रहे? सेम रहे, विद आइडेंटिकल स्पिन, विद आइडेंटिकल स्पिन। इसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जानते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ऐसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला 2 into summation of s plus 1। इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक सेकंड रुक जाओ। जैसे बच्चों अगर हमने क्या किया, इस तरीके से इसको भरा, या हमने 3 इलेक्ट्रॉन को p में भरे और ऐसे भर दिया, या 3 इलेक्ट्रॉन को हमने भरे और ऐसे भर दिया। एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं इसके लिए लेफ्ट वाले के लिए ए के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालता हूं। तीनों एक ही डायरेक्शन में, या तो तीनों प्लस हाफ होंगे या तीनों माइनस हाफ होंगे। तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2। तो इसके लिए एसएम या स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? 2 into 3 into हाफ प्लस 1, कितनी हो जाएगी? 4। आ रहा है समझ में? इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ
इंटू 2 Yes sir. प्लस 1, तो इसके लिए एसएम कितना आएगा? 2 आएगा। Yes sir. Yes sir. इसके लिए क्या आएगा? प्लस हाफ माइनस हाफ 0 Yes sir. प्लस हाफ, Yes sir. 2. क्योंकि मॉड लगाने का मेरा मतलब यही है कि अगर वो माइनस हाफ भी आ रहा है तो वो मॉड करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो इसके लिए भी 2 आ रहा है, तो ये करेक्ट, ये दोनों रॉन्ग है। और सीधे शब्दों में कहें तो पहले तीनों को सिंगल ऑक्यूपाइड करो, अकेला अकेला रखो Yes sir. और उनकी स्पिन सेम रखो, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आए तो फिर पेयरिंग कर लो। Yes sir. नहीं आया, आया समझ गए? इजी है ना ये तो, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बच्चों फिलिंग करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने डब्बे उब्बे तो खूब बना लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या लिखेंगे? 1s, सेकेंड ये घर बन गए इसके, और p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल बन गए p सब शेल में, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। और बच्चों कभी कभी ऐसा लिखा रहे तो इसको हीन भावना से मत देखना, ये भी सही है, और कभी कभी ऐसे लिखा रहे 1s1 तो ये भी सही है। एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में है, s सब शेल में, और एक ही 1 करके लिख दिया। हीलियम के लिए बताओ, इसमें ही 2. 2 है तो कैसे लिखेंगे? इसमें 2. 2 हो जाएंगे s में, कोई डाउट? फिर उसके बाद अपन लिखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा बताओ? 1s2 2s2 बताओ बताओ बताओ। सो 1s2 2s2, समझ गए? Yes sir. एक बात बताओ, पहले 1s में क्यों लेगा? हाफ बाउ प्रिंसिपल, n प्लस एल, ऐसे बोलना चाहिए। फिर 2s में क्यों ले गए? हाफ बाउ प्रिंसिपल। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे? 3 क्यों नहीं भरे? मैक्सिमम पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। समझ में आया? अब p है हमारे पास, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, 2s 2p, 5th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 6th इसमें क्यों गया? क्यों? पॉली ये है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ऑब्जेक्टिव गड़बड़ करोगे तुम लोग कि ये गलत है, क्यों गलत है? आप लिखोगे पॉली ऑफ बाउ, तो उसमें गड़बड़ मत कर देना। यहां क्यों भरा गया? फर्स्ट ऑफ बाउ प्रिंसिपल, फिर 2s, फिर 2p, ठीक है। 2 क्यों भरे गए? 3 क्यों नहीं भरे गए? ये पॉली पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अनपेड क्यों किए गए? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बार बताओ कि इसकी जगह पे मैं ये दे देता तो सही होता क्या? ना ये wrong है. राइट है, ये तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में मत गलत कर देना, समझ लो। ये px py pz सब सेम ही है, ऐसा भर सकते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये वाला अगर मैं ऐसे भर देता तो चलेगा चलेगा? रटना तो नहीं है ना? ये बताओ, ये ऐसे भर दूं तो चलेगा? अच्छा ये बताओ, ये ऐसे भर दूं तो चलेगा? शादी की घोड़ी बन जाएगा ये, रुक जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? तो इसको कैसे लिखेंगे कार्बन को? 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे लिखेंगे? 1s2। नाइट्रोजन बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। 1s2 2s2 2p3, सो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन में बताओ जल्दी। ये शी वॉज जस्ट, ठीक है, टेकिंग मजा, इसको पता था कि गलत है। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3rd 4 5 6 7 8। 3s में नहीं जाएगा? अच्छा आपने 3s में इसलिए बना दिया क्योंकि सारे अनपेड करना चाहते हो, सब लोगों को तुम चाहती हो कि अनपेड हो जाए। कुछ तो जीवन में पेयर्ड होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो 2p वाले सारे सेम एनर्जी पर हैं, तो उनको पेयरिंग स्टार्ट करो। फिर उसके बाद क्या होगा? यहां पर जाएगा फ्लोरीन में, फिर एक और पेयर्ड होगा, 3s तब तक खाली रहेगा। सर एक बार वो और कि ये पॉलिश की वजह से या वो की वजह से देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया, यस सर दूसरा यहां गया, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? ऑफ बाउ।
जैसे मान लो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लिया लिथियम, कितना एटॉमिक नंबर 3, अब मैंने इसको फिल किया, सो 1s कौन सा रूल ब्रेक किया? वो लास्ट वाला सॉरी ये ऑफ बो हट, मल्टीप्लिसिटी वाला कौन सा था? पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उसमें तो स्पिन भी वो आ रहा है। अब देखो इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ पॉलिश हो गया ना पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ब्रेक। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, क्या ब्रेक किया? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको ऐसे लिखा, जाना ही नहीं चाह रहा, पॉली का आत्मा मिलके यार प्लीज ऐसे मत बोलो, मेरी हंसी निकल रही है। इसमें क्या ब्रेक किया मैंने? सर इसमें आपने पूरा नहीं बताया। आउटबाउ ब्रेक कर दिया, क्योंकि पहला 1s में जाएगा, दूसरा वहीं जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, आउटबाउ ब्रेक कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, इसमें मैंने क्या ब्रेक करने जा रहा हूं? सर के ऊपर से जाने तो नहीं रहा? 1 2 3 4 5 6 7, अब बताओ क्या ब्रेक कर रहा हूं? हुंस रूल ब्रेक कर रहा है, समझ गए? अच्छा ये बताओ, इसमें क्या ब्रेक कर रहा हूं? ये हुंस आउटबाउ, हाँ क्योंकि 3s जब 2p की एनर्जी कम है, जगह खाली है, तो 3s में कैसे चला जाएगा? सही बात है। आ गया समझ में? पक्का? एक दो क्वेश्चन दे दूं, करो ना जरा इस पे। एक तो बच्चों इसके लिए बनाओ, स्कैंडियम के लिए, एक बनाओ कॉपर के लिए। कॉपर का कितना होता है? 29 क्रोमियम के लिए बनाओ। ठीक है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। एक आप बनाओ बच्चों सल्फर के लिए, एक क्लोरीन के लिए बनाओ, मुझे इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। एक फास्फोरस के लिए भी बनाओ, सीधा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधा सीधा, चाहो तो डब्बे भरो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो, लेकिन करो। ओके, मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों ने बना लिया होगा स्कैंडियम का। क्या आएगा बताओ? 1s 2s 2p, क्या आएगा? 3s 3p, क्या? सो 1s2 2s2 2p6, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बाद में होंगे, पहले अनपेयर्ड भरे जाएंगे, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s। 3d का क्या ख्याल है आपका? 4s2 3d1, पहले 4s भरा जाएगा फिर 3d। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितने होगा? 4 और कितने होगा? 6 और 4, ठीक है, 6 + 2 10 21 हो गए। कोई दिक्कत? ठीक है, 29 के लिए क्या होगा बताओ? तो बच्चों यहां पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, इस पे यहां तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ मुझे? 6 20 हो गए, चेक करो पहले बराबर। सो 6 + 2 8 + 6 12 14 16, ठीक है, फिर ये होता है 17 18 19, मतलब 18 हो गए टोटल। ठीक है ना, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 हो गए। 19th इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए, 20 यहां जाएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब इसमें क्या होता है कि जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी शेल सब शेल के होते हैं, या हाफ फील्ड अगर होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये बनेगा, बना भी लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन बनता ये है। यस, तो ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। 4s1 हो जाएगा ये। सो 3d10
4s1, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और हमारा राइटिंग खराब हो गया, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए. नाउ इट इज द टाइम फॉर 18+ वैक्सीनेशन. यस, सो 3d10 एंड 4s1. ठीक है, ये कॉपर के लिए बन जाएगा. कोई डाउट? मेरे ख्याल से अब ये तो बहुत इजी है. मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या सल्फर के लिए? सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, बोल 4. तो मैं p वाले को बस समझा दूं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक 4, ये बन जाना चाहिए. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम. क्लोरीन के लिए क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा. 3p5 बना देता हूं, 1 2 3 4 5. सो 1 2 3. आइला, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, अब मैं झूठ बोल रहा हूं. 3 4 5, एक अनपेड रहेगा. ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो ये 3 अनपेड रहेंगे. मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि फास्फोरस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फास्फोरस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आएगा? SS वाले 2 4 6 6 आ जाएंगे. एस वाले हो जाएंगे तो 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, 6 हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फास्फोरस एटम में जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी? 6. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 क्या है? एस के लिए ही होती है क्या? तो बताओ, एल अगर 0 है तो एम 0 है. एल अगर 1 है जो कि पी के लिए है तो एम की वैल्यू क्या होती है? -1, 0 और +1. तो 3 में से एक पी होगा जिसके लिए एम की वैल्यू 0 आएगी. कितने हो गए? ये तो काउंट कर ही लो, 2 2 6. एस वाले तो 6 हो गए. पी में से कितने आएंगे? 2 2 ले लो. फिर गलत बोल रहा है. इसमें एक आएगा. एक और 2 इसमें से. हाँ, इसमें एक आएगा क्योंकि अनपेड है ना ये. और 9 आंसर है. देखा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गड़बड़ हो रही है. इसमें भी हम दिमाग लगवा सकते हैं. डीपीपी बनाओ इसकी. हाँ बताओ. बनाऊंगा. हम समझ में नहीं आया? देखो, छोटी छोटी चीजों पे कैसे अच्छे क्वेश्चन बन गए. क्रोमियम वाला भी देख लेते हैं अपन, है ना? क्रोमियम वाला देख लेते हैं. लास्ट 24 है ना इसका. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ये खाली भी तो बनाने पड़ेंगे. घर है ये, तोड़ तो नहीं सकते हैं. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. 2 इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से? हुंड्स रूल नहीं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फिर 2s, 3rd 4, फिर 1 2 3. कितने हो गए? इसको क्या बोलते हैं हम? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. फिर 1 2 3 टोटल इलेक्ट्रॉन 10. ठीक है, फिर 12, 13 14 15 16 17 18 18 तक चले गए. अब 19 20 21 22 23 24 ये एक्सपेक्टेड था. लेकिन जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड सबशेल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम जंप करवा के
यहां दे देंगे। ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। Yes, sir. ठीक है, अब मेरा बच्चों क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताओ इस एटम में जिनके लिए m की वैल्यू 0 हो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखो, L अगर ये 0 है मतलब S है तो m 0 होना ही होना। L अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1 मतलब एक p ऑर्बिटल में 0 आएगी। L की वैल्यू अगर 2 है मतलब d, तो m में 5 में से क्या आएंगी बताओ, एक -2 -1 0 +1 +2 तो एक की आएगी। तो S वाले तो सारे जोड़ लो, 2 2 4, Yes, sir. P वाले 2 जोड़ लो 6, ये दोनों जोड़ लो 8, इसमें से एक जोड़ लो 10, मतलब एक नहीं, एक ऑर्बिटल वाले। ठीक है, एक बार मैं जोड़ता जाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या क्या पढ़ाया है, सर खा गए। ये दोनों जोड़ लो, Yes, sir. ये दोनों जोड़ लो, इसमें से एक जोड़ लो, इसमें से दोनों जोड़ लो, इसमें से एक जोड़ लो, इसमें से एक जोड़ लो, Yes, sir. और इसमें से एक ही है ही है, तो क्या करेंगे? कर लो आप। कितने गोले आ रहे हैं? 7, तो 6 इसमें तो कि 5 10 हो गए, और ये तो 12 आंसर आ जाएगा इसमें। Yes, sir. आगे समझ में कोई डाउट? No, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes. जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12, मैक्सिमम Plus half. +12। एक दो एक मिनट 1 2 3 4 5 6 15. 15 देखो, इनमें एक +12 एक -12 होगा तो एक एक जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Yes. 9, और इन सबको जोड़ो कि +12 मानते हुए 15 आ जाएगा। हाँ. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में जो सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये d ऑर्बिटल में हमने सबको अनपेयर्ड कर दिया। उसका रीजन ये है कि ये आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इस पोजीशन चेंज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होती तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। Yes, sir. इसलिए जो सारे ऑर्बिटल्स अगर अनपेयर्ड हो जाए या सारे फुलफिल्ड हो जाए कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के आने से ऐसा हो जाए तो फिर वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। Yes, sir. ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? हाफ फिल्ड, Yeah, fulfill हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। configuration. ठीक है, आर मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड का एग्जाम्पल क्या आया? क्रोमियम। और फुल फील्ड का एग्जाम्पल बच्चों क्या आया था? कॉपर। बनाया था ना हमने। तो ये ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है। इसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, क्योंकि इन सबकी स्पिन सेम है, तो आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा इंटरचेंज हो सकते हैं उतनी एनर्जी रिलीज होती है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल, बॉन्डिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो 2-4 लेक्चर आपके फाउंडेशन के रहेंगे, उसके बाद हम जो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर आ जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।